सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पुस्तक भारत की खोज के तलाश अध्याय 2 तलाश के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इस पाठ के 3 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। 3 भागों में इस पाठ को पूरा समझा चुका हूँ, अध्ययन करा चुका हूँ। तो उन तीनों भागों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप इस पाठ को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं और इसके अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ की पूरी पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तलाश के अभ्यास प्रश्न। सर्वप्रथम ध्यान दीजिए कि प्रश्न उत्तर सारे मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ये ऐसा नहीं इसमें संपूर्ण पाठ है, परंतु संपूर्ण पाठ का इसमें रिवीजन हो सकता है। तो ऐसा और भी आप प्रश्न बना सकते हैं 30, जैसे इस सेक्शन में मैंने 30 प्रश्न बनाए, तो आप 40-50 कितने प्रश्न पाठ में से बना सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी ने भारत को किस नज़रिए से देखना शुरू किया? तो नेहरू जी ने भारत को किस नज़रिए से देखना शुरू किया था? पाठ के आरंभ में हमने बताया था कि नेहरू जी ने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना शुरू किया, आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया, क्योंकि आलोचक की नज़र से देखना इसलिए जरूरी था कि उसमें जो कमियां हैं उनको भी ध्यान रखकर भारत के बारे में लिखा जाए। ठीक है, और एक आलोचक ही कमियां भी देखता है, उसकी अच्छाइयाँ भी देखता है। तो नेहरू जी ने भारत को एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। भारत हजारों वर्षों तक स्वयं की सभ्य पहचान को किस कारण बनाए रख सका? तो भारत हजारों वर्षों तक उसमें एक विशेष तत्व था। भारत में एक विशेष तत्व है। विशेष तत्व कौन सा? यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, विविधता में एकता, ये सारे विशेष तत्व हैं जो इस सभ्यता की पहचान को अभी तक बनाए रख पाए हैं। तो भारत में कोई विशेष तत्व अवश्य है। विशेष तत्व मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ की सांस्कृतिक परिवेश, विविधता में एकता, संस्कृति, सभ्यता, लोगों का व्यवहार, ये सब विशेष तत्व के अंतर्गत आते हैं जो उसे जीवंत और टिकाऊ बनाए। किसको? भारतीय सभ्यता को। लेखक कहाँ के टीले पर खड़ा था? तो पाठ में लेखक ने बताया है कि वो मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के एक टीले, मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। वो उसके बारे में बताना चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसा बोला था कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो लेखक पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। इस नगर को कितना प्राचीन बताया जा रहा है? इस नगर को, किस नगर को? मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो नगर को कितना प्राचीन बताया जा रहा है? तो इसको 5000 वर्ष पुराना बताया गया है। इस नगर को 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ की सभ्यता कैसी थी? यहाँ की मोहनजोदड़ो की सभ्यता कैसी थी? तो ये सभ्यता प्राचीन थी और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। नेहरू जी पर भारत के इतिहास और विशाल प्राचीन साहित्य को किन बातों ने प्रभाव डाला? तो नेहरू जी पर भारत के इतिहास और विशाल प्राचीन साहित्य में वर्णित विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। ये पाठ के अंदर बताया गया है, इसका पूरा वर्णन पाठ में किया गया है। तो इतिहास में वर्णित विचार थे, उनकी तेजस्विता, उनकी भाषा की स्पष्टता और सक्रिय मस्तिष्क, जिन लोगों के द्वारा लिखे गए उनके जो सक्रिय मस्तिष्क थे, उन लोगों की समृद्धि ने इस पर, नेहरू जी पर गहरा प्रभाव डाला। हमारे देश का नाम किसके आधार पर पड़ा? किसके आधार पर? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा पर। किसके आधार पर पड़ा? हमारे देश का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो पाठ के आधार पर हम बता सकते हैं इंडस या सिंधु के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। इंडस या सिंधु के आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान। गंगा के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा? तो गंगा के बारे में नेहरू जी ने कहा कि गंगा ने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। गंगा में नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में नहाने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो नेहरू जी ने क्या कहा था कि इतिहास के आरंभ काल से ही भारत के हृदय पर गंगा ने राज किया है। गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। कुंभ के मेले में नेहरू जी ने क्या देखा? तो कुंभ के मेले में नेहरू जी ने देखा कि यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, हजारों लाखों लोग आते हैं। और किस लिए आते हैं? यहाँ पर स्नान पर्व होता है, महास्नान पर्व होता है, उसमें नहाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से, भारत के नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। तो इलाहाबाद या हरिद्वार के कुंभ के मेले में हजारों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ महान स्नान पर्व होता है। नेहरू जी को 5000 साल से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में क्या प्रतीत होता है? तो क्या प्रतीत होता है? विलक्षणता प्रतीत होती है। विलक्षणता अर्थात विलक्षणता, विशेष लक्षण, अनोखापन। 5000 से
चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा में नेहरू जी को अनोखापन प्रतीत होता है। क्यों अनोखा? क्योंकि चली आ रही है, इतने सारे हमले हुए, इतने सारे युद्ध हुए, युद्ध जय पराजय देखने के बाद भी संस्कृति चली आ रही है। कुछ परिवर्तन हुए हैं परंतु पुराने विचारों के साथ अभी भी ये चली आ रही है। बाहरी ढांचा इसका परिवर्तन हुआ परंतु आंतरिक परिवर्तन इसका बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसका छोटा सा उत्तर है, इसमें उन्होंने विलक्षणता में सारी चीज़ें आ चुकी है। अनोखापन क्या, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यूरोप के तकनीकी विकास के पीछे क्या था? तो यूरोप के तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी, विज्ञान के प्रति उनका जागरूकपन, ये उनके तकनीकी विकास के पीछे था। तो यूरोप के तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी। जब सारा देश युद्धों में लगा हुआ था तो वो अपनी तकनीकी विकास करने में लगे हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, जब रचनात्मक प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है तब कौन सी प्रवृत्ति उसकी जगह ले ली थी? तो जब रचनात्मक प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है तो अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण, कॉपी करना, एक दूसरे को कॉपी करना, तो वो प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तो जब रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण करने की प्रवृत्ति ले लेती है, और ऐसा भारत में था कि धीरे धीरे भारत के लोग अनुकरण करने लगे क्योंकि वह विरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए सरल, सजी और समृद्ध भाषा की जगह किसने ले ली? तो ऐसा बताया गया था पाठ के अंदर, नेहरू जी ने बोला था कि सरल, सजी और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य ने ली। ठीक है, जटिल साहित्य, अलंकृत और जटिल साहित्य ने इसकी जगह ले ली। संकीर्ण रूढ़िवादिता को किसने जन्म दिया? मूर्ति पूजा ने, अंधी मूर्ति पूजा ने रूढ़िवादिता को जन्म दिया। ठीक है। प्राचीन और नवीन के बीच मनुष्य की क्या लालसा बनी रही? प्राचीन और नवीन के बीच मनुष्य की यह लालसा बनी रही कि वो पुराने को तो बनाए रखना चाहते थे, साथ ही नए विचारों को भी आत्मसात करना चाहते थे। तो पुराने को बनाए रखने की और साथ ही नए विचारों को आत्मसात करने की लालसा बनी रहे। लेखक भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए किसकी ओर देखता है? तो लेखक भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मध्यम वर्ग की ओर देखता था, ऐसा लेखक ने पाठ में कहा है। ठीक है। मध्य वर्ग के अंदर विद्रोह की चेतना क्यों पनपी थी? तो मध्य वर्ग के अंदर विद्रोह की चेतना इसलिए पकड़ी थी, इसलिए पनपी थी क्योंकि वो सीमाओं में जकड़ा हुआ था, बंदिशों में बंधा हुआ था। वह अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ कर तो पा नहीं रहा था, इसलिए उसके अंदर विद्रोह की चेतना धीरे धीरे पनप रही थी। तो मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, वह अंग्रेजी शासन में कुछ नहीं कर पा रहा था, अतः उसके अंदर विद्रोह की चेतना पनपी। नेहरू जी सभाओं में श्रोताओं से किसके बारे में चर्चा करते थे? तो नेहरू जी सभाओं में श्रोताओं से भारत के बारे में चर्चा करते थे, भारत के, हिंदुस्तान के बारे में चर्चा करते थे। नेहरू जी ने किसानों को किसकी जानकारी दी? तो नेहरू जी ने किसानों को उनकी सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और अपनी यात्राओं के बारे में उनको बताया। तो नेहरू जी ने किसानों को उनकी सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और अपनी यात्राओं के बारे में किसानों को बताया। लेखक ने लोगों से क्या अपेक्षा की? तो लेखक ने लोगों से अपेक्षा की कि वो भारत को अखंड मानकर मतलब भारत एक है, विविधता है परंतु एकता है, और भारत को अखंड मानकर भारत के बारे में सोचे और विराट इस विश्व के बारे में भी सोचे जिसका हम एक भाग हैं। तो उन्होंने लोगों से ये अपेक्षा की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे और विराट विश्व के बारे में भी सोचे। नेहरू जी स्वागत सभाओं में क्या पूछते थे? तो नेहरू जी स्वागत सभाओं में क्या पूछते थे? जैसे वो स्वागत सभाओं में जाते थे तो भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगते थे। तो सभाओं में ये पूछते थे कि इस भारत माता की जय से क्या आशय, क्या तात्पर्य? और उनको समझाते भी थे कि भारत माता आप स्वयं हैं, जो जनता है भारत की वो भारत माता स्वयं है। वे पूछते थे भारत माता की जय से उनका क्या आशय है? नेहरू जी ने समझाते थे कि तुम सभी भारत माता के हिस्से हो। अंग्रेजी शासन में भारत के किसानों की समस्या कौन सी थी? तो अंग्रेजी शासन में भारत के समस्या, खूब सारी समस्या थी किसानों की। गरीबी, कर्ज, जमींदारी, महाजन, शोषण, लगान, कर, पुलिस, अत्याचार, भेदभाव। ठीक है, ये सारी समस्याएं थी। प्राचीन भारत की क्या विशेषता थी? तो नेहरू जी ने इस पाठ में लिखा है प्राचीन भारत की क्या विशेषता थी कि भारत अपने आप में एक दुनिया है और इसकी जो सभ्यता और संस्कृति है, ये प्राचीन दुनिया थी, एक सभ्यता और संस्कृति थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। भारत अपने आप में एक दुनिया है, ये इस भारत की विशेषता है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति जो तमाम चीजों को आकार देती, तमाम चीजों को अभी तक बनाए रखे हुए है। एकता और विविधता का सामंजस्य कैसा था? तो एकता और विविधता का सामंजस्य, एकता जो थी भारत की वो बाहर से किसी ने थोपी नहीं थी,
ये भारत के अंदर आंतरिक थी। यहाँ के लोगों के अंदर ये स्वभाव है, चाहे कितनी भी विविधता हो परंतु वह एकता को सर्वोपरि रखते थे। विविधता तो होती है परंतु ऐसा नहीं है कि खुद के विचारों को दूसरों पर थोपे, दूसरे के विचारों को भी वो आत्मसात भी करते थे और उनको प्रोत्साहन भी देते थे। तो भारत की एकता बाहर से आरोपित नहीं थी वरन यह आंतरिक थी। इसके साथ हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। हर तरह की विविधता को भारत में मान्यता ही नहीं दी गई, प्रोत्साहन भी दिया गया। कौन कौन से धर्म के अनुयायी भारत बने रहे? तो यहूदी, पारसी, मुसलमान जो हैं, इन धर्मों के अनुयायी भारतीय बने रहे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का भारतीयों पर क्या असर पड़ा? राष्ट्रवाद, भारत की राष्ट्रीयता की भावना, भारतीयता की भावना, इसकी अवधारणा से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पर यह प्रभाव पड़ा कि भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर एकजुट रहते थे। भले भारतीयों के अंदर आपसी मतभेद हो, एक दूसरे से घृणा हो, नफरत हो, परंतु जब राष्ट्र की बात आती थी तो वो एकजुट हो जाते थे। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा विकसित होने पर भारतीय एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट रहते थे, भले ही उनके भीतर मतभेद हो। नेहरू जी को कैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली? तो नेहरू जी को कैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली थी? उसमें दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुराण कथाओं का मेल था। ये सारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नेहरू जी को मिली। ठीक है। भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत किस कारण जनता के बीच प्रसिद्ध थे? तो रामायण महाभारत लोक प्रचलित थे, इनकी अनुवाद और टीकाओं के माध्यम से जनता के बीच प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच में, लोग अपनी बातों के बीच में इसके पद्य, दोहे वगैरह लाते रहते थे। ठीक है, लोगों को काफ़ी सारे उपदेश इन काव्यों से मिले। भारत के प्राचीन महाकाव्य लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। देहाती लोग, देहाती मतलब ग्रामीण लोग जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या करते थे? तो वो जो रामायण महाभारत काव्य थे, इनके जो नैतिक उपदेश हैं उनको अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी की बातों में, ज़िंदगी के मसलों में जोड़कर साहित्यिक मोड़ दे देते थे। मतलब अपनी बातों में इनका प्रयोग करते थे। देहाती लोग प्राचीन रचना के नैतिक उपदेश को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों का साहित्यिक मोड़ दे देते थे। नेहरू जी किसे देखकर विस्मय हो जाते थे? तो नेहरू जी गांव से गुजरते हुए मनोहर पुरुष और सुंदर स्त्री को देखकर विस्मय विमुग्ध हो जाते थे। उनके सामने एक चित्र प्रस्तुत हो जाता था और वो ये सोचते थे कि इतने समय से, इतने 5,000 वर्षों की जो सभ्यता संस्कृति है, ये चित्रकारी, ये भित्ति चित्र, ये सुंदरता अभी तक बरकरार है, नष्ट नहीं हुई है। तो नेहरू जी जब किसी गांव से गुजरते हुए किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री को देखते हैं तो वे विस्मय विमुग्ध हो जाते थे। तो इस अध्याय 2 भारत की खोज तलाश में प्रश्न उत्तरों में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं 3 भागों में, इस पार्ट को मैंने समझा उसको अच्छे से समझें तो आप और अधिक प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ये सिर्फ जो 30 प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, ये अभ्यास के लिए और पुनरावृत्ति के लिए किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय हो।